आज पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संकट का समय है। दरअसल यूं तो तनाव मिडिल ईस्ट में चल रहा है, लेकिन इसकी आहट आपको हर जगह सुनाई देगी। आपको ये भी सुनाई देगा कि अब पाकिस्तान के तरफ से असीम मुनीर का जिस तरह अमेरिका जाना हुआ है, यानी पाकिस्तान भी इसमें खिलाड़ी बन रहा है। अमेरिका उसकी ज़मीन का इस्तेमाल करने वाला है। ईरान को एक के बाद एक कड़ी चेतावनी दी जा रही है। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक अल्टीमेटम दे दिया गया, एक आखिरी मौका दे दिया गया है। ऐसे दौर में भारत का स्टैंड क्या है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर पर तब जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के बहुत बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करके वापस भारत आते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने निश्चित तौर पर यहाँ भारत के स्टैंड को भी स्पष्ट किया होगा। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया, 3 देशों की यात्रा उनकी कामयाब रही है। पीएम मोदी ने यात्रा में भारत के कई मायनों में कूटनीतिक जीत को भी सामने रखा है। पीएम मोदी और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें भारत और क्रोएशिया ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। साथ ही पीएम मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच से द्विपक्षीय बातचीत की है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। पीएम मोदी की कनाडा यात्रा भी काफ़ी सफल रही है। पीएम मोदी ने कनाडा के कैनानेस्किस में G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। साथ ही कई नेताओं से मुलाकात की है। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई है। कनाडा की यात्रा की खास उपलब्धियां ये रही हैं कि भारत और कनाडा ने पूर्ण राजनयिक सेवाएं फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। जो पिछले कुछ दिनों से बड़ी खींचतान की स्थिति बनी हुई थी, उस पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। जल्द ही नए उच्चायुक्तों को नामित करने की घोषणा की गई है। इससे दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा भी कामयाब रही है। पीएम मोदी का साइप्रस में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान साइप्रस ने पीएम नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकायोरियस 3 से नवाजा है। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें ये सम्मान दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि कितनी कामयाब ये यात्रा रही है। इस यात्रा को समझेंगे और जब मैंने शुरुआत में कहा कि वर्तमान वैश्विक राजनीतिक पटल पर जो परिदृश्य बना हुआ है, उसमें भारत की भूमिका को इसमें कैसे समझें, ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पीएम मोदी की साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 3 देशों की यात्रा बेहद कामयाब रही। पीएम मोदी की यात्रा में भारत की कई मायनों में कूटनीतिक जीत हुई है। पीएम मोदी का सभी जगह जोरदार स्वागत किया गया। साइप्रस से कनाडा को लेकर क्रोएशिया तक नमो नमो की गूंज सुनाई दी। क्रोएशिया में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। राजधानी जगरेब में पीएम मोदी के स्वागत में मंत्र पढ़े गए और भारतीय नृत्य किया गया। इसके बाद जब पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले तो वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ। पीएम मोदी और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें भारत और क्रोएशिया ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच से द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। क्रोएशिया से पहले पीएम मोदी की कनाडा यात्रा भी काफी सफल रही। पीएम मोदी ने कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। साथ ही कई नेताओं से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी G7 के मंच से आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश देते नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। वहीं कनाडा के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की, जो इस यात्रा की खास उपलब्धि रही। भारत और कनाडा ने पूर्ण राजनयिक सेवाएं फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। जल्द ही नए उच्चायुक्तों को नामित करने की घोषणा की है। इससे दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी। वहीं पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा कामयाब रही है। पीएम मोदी का साइप्रस में भव्य स्वागत तो हुआ ही, उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से नवाजा भी गया। राष्ट्रपति निकोस ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें सम्मान दिया। साइप्रस की यात्रा के जरिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले तुर्की को कड़ा संदेश दे दिया। इस तरह पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा कूटनीतिक लिहाज से बेहद कामयाब रही है। लेकिन विपक्ष लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
फोरम ओपन करता हूं। रत्नाकर सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ पैनल पर जुड़ रहे हैं। ईशान त्यागी बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतांशु राय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस पैनल का हिस्सा रहेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमृतांशु जी, शुरुआत आपसे। मुझे पहले बताएं कि आप ये जो 3 देशों की यात्रा हुई है, वर्तमान परिदृश्य में इसको कितना सफल मानते हैं? देखिए, जहां तक छोटी मोटी बातों को जो संभालने का है और मैसेजिंग देने का है, उस उतने तक तो भारत का जो जो टारगेट्स थे और गोल्स थे वो सारे मीट होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, तुर्की के साथ जिन देशों का नहीं बनता है उनके साथ खुल करके, उनके साथ टाइम निकाल करके मिलना, ये संदेश देना तुर्की को कि अगर तुम पाकिस्तान के साथ खड़े होगे तो हम भी तुम्हारे जो खिलाफ देश है उनके साथ खड़े होकर के हम भी तुम्हें उसी तरह से परेशान करेंगे जैसे तुम हमें परेशान कर रहे हो। एक दूसरा, कनाडा के साथ कमिश्नर बहाल होने की, हाई कमीशन बहाल होने की बात आ ही चुकी है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जो ये श्रेय लेने का जो ट्रंप का पूरा कहानी चल रहा था कि सीज फायर उन्होंने कराया, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन श्रेय तो ले लिया उन्होंने। अब उस पर जो लीपापोती होनी है वो लीपापोती पूरी तरीके से नहीं हो पाई भारत सरकार के तरफ से, क्योंकि मुलाकात नहीं हो पाई। तो मैं 3 में से 1.5 दूंगा। 3 में से आप 1.5 देंगे। रत्नाकर जी, हम जानते हैं, हालांकि जो अमृतांशु जी बात कह रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह तो अभी स्पष्ट हो गई है। जो माइकल रूबिन का बयान आया है कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान में जाएगी अमेरिका की सेना, असीम मुनीर का वहाँ पर जाना, यानी ईरान के खिलाफ ये टेंशन की प्लानिंग शायद हो सकता है हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बहुत पहले से चल रही होगी और उसमें पाकिस्तान की आवश्यकता महसूस की जा रही होगी अमेरिका की तरफ से, इसलिए इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। लेकिन 3 में से 1.5 अंक जो अमृतांशु जी दे रहे हैं, खैर यहाँ तो अंकों की बात नहीं है। जो यात्रा थी, जो मकसद थे, वो सभी मीट हुए हैं अच्छे से। साइप्रस वाली बात जो आपने कही है डिटेल में, वो हम समझ रहे हैं। कनाडा के साथ रिश्तों की बहाली हुई है। लेकिन रत्नाकर जी, ओवरऑल वर्तमान परिदृश्य में G7 देशों, वो देश जिन्होंने यूनानिमसली ये प्रस्ताव पारित किया कि ईरान के पास में अब परमाणु शक्तियां नहीं होनी चाहिए, वो एक तरीके से वहां भी अमेरिका का दबाव हम देखते हैं कि था कि अमेरिका ये चाहता था तो बाकी देशों ने हामी भरी है। ओवरऑल वर्तमान परिदृश्य में आप भारत की शक्ति को, प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को इन बिंदुओं के आधार पर कैसे रखेंगे? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं यही पहले चीज बताना चाहूंगा कि G7 जो ग्रुप का जो मीटिंग हुआ है कनाडा में, उसमें 2 विकास और आतंकवाद के अलावा जो है प्रमुख बिंदुओं पे जो है चर्चा हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत स्पष्ट और क्लियर संदेश G7 के ग्रुप मेंबर्स को दिया है, जो परोक्ष रूप से एक संदेश भी दिया है कि आतंकवाद के मुद्दे पे दोहरी नीति नहीं चलेगी। आतंकवाद, एक तरफ आप आतंकवाद की कहते हैं कि हम कार्रवाई को रोकेंगे, और दूसरी तरफ जो आतंकवाद पोषित जो कंट्रीज हैं उनको आप इनाम देने का काम कर रहे हैं। ये दोहरी नीति जो है यह नहीं चलेगी, ये स्पष्ट उन्होंने क्लियर संदेश दे दिया है। और तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब उनकी और ट्रंप जी की 35 मिनट की जो मीटिंग हुई है, उसमें विपक्ष जो अभी तक आरोप लगाता आ रहा था कि प्रधानमंत्री जो है ट्रंप के सामने झुक जाते हैं, तो आपने देखा कि किस तरह से उनका जो प्रस्ताव था कि आप वापसी लौटते टाइम जो है कनाडा से आप अमेरिका आइए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने प्री शेड्यूल्ड कार्यक्रमों के बारे में बताया और कहा कि हम मीटिंग जो है अभी नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि हम अपने मूल्यों के आगे जो है कभी भी झुकेंगे नहीं। और देखिए 35 मिनट की, जैसा कि विक्रम मिश्री जी ने, जो विदेश सचिव, उन्होंने बताया कि 35 मिनट की मीटिंग में किस तरह से हमने शक्ति के साथ संतुलन की बातें की, और हमने कहा कि जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जो ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, निश्चित रूप से एक शक्तिशाली देश होने के नाते हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि इन युद्धों को रोका जाए और विश्व में एक शांति की प्रक्रिया लाई जाए। तो ये तमाम बिंदुओं पे बातें हुई। और देखिए विपक्ष का क्या है, विपक्ष तो प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। आपने देखा कि G7 मीटिंग के पहले विपक्ष किस तरह से कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि G7 में भारत को निमंत्रण तक नहीं दिया गया, और इस तरह का देश के लोगों के
के बीच में जा करके और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। लेकिन आपने देखा कि कनाडा के जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने प्रधानमंत्री जी को फोन करके और इनवाइट किया। ठीक है रत्नाकर जी, ये बातें अभी सुन लेते हैं एक बार फिर। मुझे लगता है ईशान भाई इन बातों को फिर से रखेंगे, लेकिन ये बात सही है ईशान त्यागी जी कि साइप्रस के साथ जिस तरह से हमारे रिश्तों की मजबूती देखने को मिली वो तुर्की को परेशान करना है, तुर्की को एक जवाब देना हो, कनाडा के साथ रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाना हो, G7 के मंच पर भारत की उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कराना हो, ये काफ़ी है ये 3 चीज़ें ये बताने के लिए कि बड़ी सफल यात्रा रही है। प्रवीण भाई, सबसे पहली बात तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि ईश्वर उनको उत्तम स्वास्थ्य दे और ईश्वर ने उनको गरीबों का, पिछड़ों का, महिलाओं का, युवाओं का नेतृत्व कर आवाज उठाने का एक मौका दिया है और ईश्वर उनको उनका नेतृत्व करने का भी मौका जल्दी ही दे। पहली बात तो। दूसरी बात, अभी जिस तरह से अमृतांशु जी ने अंक दिए, आपने बोला अंक देना जरूरी नहीं है, मैं तो खुद पहले ही लेकर आया था, तो अमृतांशु जी ने मुझे लगता है 3 में से 1.5 अंक दिया है। और मैं ये बोलने वाला था और यही बात पे मैं कायम हूं कि विदेश नीति में हम 0 रहे हैं और प्रधानमंत्री जी हमारे सन्नाटा करके बैठे हुए हैं। बोलते हैं ना देसी भाषा में 0 बटा सन्नाटा, तो इसका मतलब विदेश नीति में 0 और प्रधानमंत्री जी सन्नाटा। किस बात सन्नाटा किसके सामने, मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। एक तरफ तो हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी कह रहे हैं कि हमें ट्रंप की मध्यस्थता नहीं चाहिए और सीज फायर उन्होंने नहीं करवाया, और ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने व्यापार का हवाला देके और ट्रेड के बाद, अब ट्रेड वो शब्द बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं कि व्यापार का हवाला देके मैंने मध्यस्थता करवाने का भारत पाकिस्तान के बीच में काम किया और युद्ध विराम करवाया। तो इस पे स्पष्ट रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, एक बाइट देनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, क्योंकि जब एक देश का राष्ट्रपति ये बात बोलता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, ये तो बात हम कई बार कर चुके हैं। मेरा एक सवाल आपसे बस इतना है कि क्या विदेश नीति यही है, विदेश नीति यही है कि जब आप मेरा सवाल ये है ईशान त्यागी जी कि क्या विदेश नीति का मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति क्या बोलते हैं तक सीमित रखना है हमें, या विदेश नीति को हमें और दुनिया के अन्य देशों पर उसी पे अगर आपकी विदेश नीति प्रवीण भाई इतनी दुरुस्त होती तो पाकिस्तान, जिस तरह से भी रत्नाकर सिंह जी ने बोला कि पूरा विश्व खड़ा तो होता है आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन ये नहीं कहता कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। बिल्कुल सही बात, यही बात तो विपक्ष बोल रहा है। पाकिस्तान से उनको जरूरत है, अभी पाकिस्तान उनकी जरूरत है, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको भी पता है। तो हमें देखने पड़ेंगे ना, हमारे हित तो हमें देखने पड़ेंगे। अगर आपकी विदेश नीति इतनी दुरुस्त होती या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को एक आतंकवाद देश मानने को तैयार होते या पूरा विश्व पाकिस्तान को आतंकवाद देश मानने को तैयार होता, तो जनरल आसिम मुनीर वहां बैठ के डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ठीक है, मैं आपकी बात को, रत्नाकर जी कुछ कहना नहीं चाह रहे, रत्नाकर जी कुल मिलाकर ये है कि दुनिया के एक मिनट एक एक करके ईशान भाई एक एक करके ना, रुकिए पहले ये 2 पॉइंट आप लिख के रखिए, वो पॉइंट ले लेंगे, समय सीमित ही रहता है, 3 गेस्ट हैं। बिल्कुल बोलिए रत्नाकर जी। देखिए, जहां तक विदेश नीति की बात है, शायद कांग्रेस पार्टी को ये हजम नहीं हो पाता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 28 देशों ने सर्वोच्च अपने नागरिक को सम्मान दिया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान अपने देशों का 28 देशों ने। ये रातों रात होने वाली चीजें नहीं है, 1-2 दिन में होने वाली चीज नहीं है, ये सालों से चलने वाली प्रक्रिया है जिससे कि इस तरह का सम्मान भारत के प्रधानमंत्री और भारत को दिया जाता है। और रही बात अमेरिका की, ये बार बार करते हैं। देखिए, अमेरिका की प्रवीण जी अपनी अलग डिप्लोमेसी है और वो डिप्लोमेसी के तहत वो हमसे दोस्ती रखना चाहता है, पाकिस्तान से दोस्ती रखना चाहता है, ये उसकी डिप्लोमेसी है। अभी उसने, आपने देखा कि कुछ दिन पहले भी सीरिया के किस तरह से मोस्ट वांटेड जो $10 मिलियन का आतंकी था, उन्होंने ही घोषित किया था अहमद अल शरा, उसको उनके साथ मीटिंग करता है अमेरिका। तो वो उनकी डिप्लोमेसी है, उनको कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। रत्नाकर जी, इसमें एक पॉइंट ये है, मेरा सवाल आपसे भी है कि ये हाउडी मोदी और ट्रंप मोदी और बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये सारी चीजों ने ऐसा माहौल बना दिया कि फिर वो अब आप पे सवाल उठा रहा है विपक्ष। देखिए समय के साथ और परिस्थितियों के साथ अपनी कूटनीतिक बदलाव किया जाना होता है।
जी, हम जरूर से देखते हैं कि हमारे हमारे वर्तमान की परिस्थितियां क्या है और भूतकाल की परिस्थितियां क्या थी। तो वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से आज हमने कोई भी टेरर अटैक को हमने एक नीति बना ली है। ऑपरेशन सिंदूर को एक नीति बना ली है जो अब तक जारी है, और यह नीति यही कहती है कि हमारे ऊपर कोई भी आतंकी हमला होगा तो हम उसको एक्ट ऑफ वार का दर्जा देंगे और उसके खिलाफ जो है तुरंत एक्शन लेंगे। लेकिन ये सारी परिस्थितियां अब हमने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत वो पहले वाला भारत नहीं रहा जो 26/11 के बाद जो दूसरे देशों के सामने जाकर गिड़गिड़ाया करता था। आज भारत जो है घुस के मारने का काम करता है और अपने दुश्मनों को खात्मा करने का काम करता है। ये वो भारत है, ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। तो आज हमने चाहे विदेश नीति हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात हो, हर मुद्दे पे हमने बहुत स्पष्ट संदेश पूरे विश्व समाज को दिया है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पे कभी भी समझौता नहीं करने वाला है। और किसी भी तीसरे देश का 35 मिनट की वार्ता में विक्रम मिश्री जी ने बताया कि किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता जो है भारत के आतंकवाद के ऊपर अगर हमला होता है, मैं समझ गया आपका पॉइंट। जी अमृतांशु जी कुछ कहना। प्रवीण भाई अमृतांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ईशान भाई मैं ये कहना चाह रहा था प्रवीण, और ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि रशिया के साथ रिश्ते तोड़ने के पीछे अमेरिका कितने सालों से पड़ा है। क्या हमने तोड़ा? नहीं। चीन और भारत के बीच में अमेरिका कई बार टांग अड़ाने की कोशिश करता है कि हम भारत की तरफ से वार्ता करते हैं और ये करते हैं, भारत तैयार नहीं हुआ। तो जब हमारा जो विदेश नीति है वो एकदम स्पष्ट है, तो अमेरिका अपना विदेश नीति स्पष्ट क्यों नहीं रख सकता पाकिस्तान के साथ मिलकर के? क्या हमने जो है रशिया के साथ अपने रिश्ते नहीं बनाए हुए, तो वो भी पाकिस्तान के साथ रिश्ते बना के रखेगा। तो ये तो फॉरेन पॉलिसी में ये स्टैंडर्ड पॉलिसी है बिल्कुल। और ये जस का तस, जिसको जैसा चाहिए वो वैसा मिलना है, जैसे को तैसा। भारत अडिग है। ठीक है। ईशान त्यागी जी, महत्वपूर्ण बातें देखिए, बहुत महत्वपूर्ण। अभी हमारे मित्र ने कहा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कि जो भी हमारे आतंकवाद हमारे देश के खिलाफ करेगा उसको हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। जब एक्ट ऑफ वॉर समझा था और हमारी आर्मी दो टूक जवाब दे रही थी पाकिस्तान को, तो किस दबाव में आके सीज फायर करा, ये मुझे बताने का कष्ट करे हमारे मित्र। वहां के पाकिस्तान ने आग्रह किया, पाकिस्तान ने आग्रह किया, बता तो दिया इसको। तो सुन तो लीजिए, आप किसी को टोकते नहीं है, मुझे भी मत टोकिए। अरे आप कह रहे हैं कि आपने एक सवाल पूछा, आपने कहा किसके दबाव में सीज फायर किया, ये एक सवाल है। सवाल का जवाब बीजेपी की तरफ से 85 बार आ गया हर फोरम से कि पाकिस्तान के आग्रह पर ये सीज फायर हुआ। एक चीज कहूंगा प्रवीण जी, मैं मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। अगर आपकी विदेश नीति इतनी दुरुस्त होती तो चीन आपके ऊपर बार बार अरुणाचल में कब्जा कर रहा है, अलग अलग जगहों पे कब्जा कर रहा है, लद्दाख में कब्जा करने का काम कर रहा है, और आप उसको क्लीन चिट कर रहे हैं। कहां कब्जा हुआ अरुणाचल और लद्दाख में? प्रधानमंत्री जी ने कहां कब्जा हुआ? चीन को आप देखिए ना, आप सैटेलाइट इमेजेस देखिए, चीन अरुणाचल प्रदेश में गांव बना रहा है। कहां से आई सैटेलाइट इमेजेस? चीन ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से आई? आप तो कह रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, कहां से आई है सैटेलाइट? आप सार्वजनिक रूप से आती सारी। अब आप देखिए, आप एक जिम्मेदार, मैं जानता हूं आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आप ये बात बोलेंगे चीन ने अरुणाचल पर और लद्दाख पर कब्जा कर लिया, ये बात ठीक नहीं लगती ना ईशान भाई? रशिया हमारा सबसे पुराना मित्र था, आज की डेट में। ठीक है रत्नाकर जी, आप बोलिए, देखिए मैं तो रोक नहीं सकता, मैं ईशान भाई को रोकने का। प्रवीण जी देखिए, अभी क्या है, कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति कैसी है, ये पिक एंड चूज की राजनीति करते हैं। क्या पिक एंड चूज? अभी ये बार बार ट्रंप के जो है स्टेटमेंट का हवाला देते हैं, लेकिन ट्रंप ने दोनों बातें कही। उन्होंने पहले तो कहा कि मेरी मध्यस्थता की वजह से ये युद्ध रुका, लेकिन दूसरी बार उन्होंने जब कहा कि नहीं मेरा कोई रोल नहीं है, तो ये जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से वो स्टेटमेंट उठा करके और लोगों के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, प्रोपेगेंडा क्रिएट करेंगे जो इनकी राजनीति के लिए सहूलियत साबित होगा। ये नहीं बताएंगे कि वो उनकी डिप्लोमेसी है, उनसे क्या करना। आज भारत इतना सशक्त और सामर्थ्यवान है कि आज वो अपनी आंतरिक सुरक्षा करने में स्वयं सक्षम है। तो आज हम जो है देश दुनिया को और पूरे विश्व को जो संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई भी अगर आतंकी हमला होता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वो सारा मिसाइलें और सारी वो शक्तियां हैं, आज हमने हासिल कर लिया है। आज भारत के पास जो है वो सारा चीजें हैं जिससे कि कोई हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो हम उसको
पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये भारत के पास है और हमने पूरे विश्व समुदाय को यह बता दिया। लेकिन फिर भी भारत शांति कायम करने में विश्वास रखता है। और जब भी ट्रंप के साथ वार्ता हुई, भारत ने यह कहा कि शक्ति के साथ संतुलन बेहद जरूरी है। इसलिए इजराइल और ठीक है, ईरान और यूक्रेन और मैं जानता हूं, देखिए बीजेपी कांग्रेस का स्टैंड पता है। अमृतांशु जी सुन रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं, समय सीमित है। ईशान भाई बोलिएगा, अमृतांशु जी को बात बोलने दीजिए, समय अब बहुत सीमित है। तीन चार चीजें बोलना चाहता हूं। सबसे पहले ये बात समझने वाली है कि भारत का उद्देश्य क्या है। 2045 तक विकसित भारत, ये उद्देश्य है और इसके लिए विदेश नीति एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक दूसरा कि ये जो पहलगाम में हुआ, ये भारत पर थोपा गया था। इस और भारत मतलब विचलित होकर के भारत इसमें पड़ा। भारत कभी नहीं चाहता था, लेकिन इतनी उल्टी सीधी बातें की हैं पाकिस्तानियों ने। वहां पर पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने वहां आकर के हिंदुओं को चुना, फिर मोदी को, प्रधानमंत्री को टारगेट करके बयानबाजी की, ताकि भारत प्रवोक हो। भारत के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा रिटेलिएट करने के अलावा। तीसरा, भारत इस उद्देश्य में है पाकिस्तान, और ये बात जानते हुए कि पाकिस्तान ये अपने फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हाशिए पे था, उसको पैसे देने वाले कोई नहीं थे, और वो जानता था कि जब तक वो भारत को उंगल नहीं करेगा तब तक उसके पास पैसे नहीं मिलेंगे उसको। पाकिस्तान ने वो काम किया और इस तरह से किया ताकि भारत उसको इग्नोर ना कर सके, और उसके बदले में उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स पूरी दुनिया से मिले। अब ऐसे में भारत बराबर लगातार लड़ाई ही लड़ता जाए और विकसित भारत का सपना छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ नहीं, ये बात तो सही है कि युद्ध विराम होना ये कोई नाकामी नहीं होती है। अगर युद्ध विराम होना कोई नाकामी नहीं होती। विराम हुआ जी ईशान जी, तो एक तरह से ईशान जी प्रवीण भाई जी, देश को चौथी अगर आपकी अर्थव्यवस्था विदेश नीति इतनी दुरुस्त होती प्रवीण भाई, तो पाकिस्तान को आईएमएफ का बेल आउट शायद मिल जाता, लेकिन आप उसमें डिले करवा सकते थे अगर आपकी विश्व पूरी सुन रहा होता। अगर आपकी विदेश नीति इतनी दुरुस्त होती भारत की, हम भारत ये तो तस्वीर अभी साफ नहीं है। तो यूएन ईरान में पाकिस्तान के रास्ते अमेरिकी फौज घुसेगी, इससे तस्वीर साफ नहीं होती है कि क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट दिया जा रहा है। विदेश नीति इतनी दुरुस्त होती प्रवीण भाई, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये अपने आप में दर्शाता है जो कि एक हम वो फंड सारे है काम करने में सक्षम है और सारा काम कर रहे हैं, वो नहीं देता, जिससे कि हम 2047 तक एक विकसित भारत बन सके। ये हमारी विदेश नीति की सफलता है। फंड है वो पाकिस्तान को नहीं मिलता। जी नहीं, अगर देखिए, मैं प्रवीण जी एक ही चीज कहूंगा, अगर अमेरिका अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी के तहत कोई ऐसा काम किसी भी देश के साथ कर रहा है, तो उसको हमारे ऊपर थोप देना कि हमारी वो विफलता है, ये कतई सरासर सही नहीं है। हमारी सफलता इसमें है कि हम भारत को विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था बना चुके हैं और 2047 तक भारत विकसित भारत बनाने जा रहे हैं। ये हमारी सफलता है भाई, हमारी सफलता में देखिए। ठीक है, कुल मिलाकर के ये अमेरिका को पाकिस्तान की जो जरूरत थी वो अब छिपा हुआ मुद्दा नहीं है, सबके सामने आ गया है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच में अमेरिका को पाकिस्तान की क्या जरूरत थी, ये सबके सामने है। अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका का क्या रोल था, पाकिस्तान के साथ में क्यों है, आईएमएफ के बेल आउट क्यों मिल गया, और सारी चीजें जितनी आ रही हैं, इसके मकसद तो हमें साफ साफ समझ में आते हैं। लेकिन आज मुझे लगा कि विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा यही है कि हम अमेरिका और भारत के रिश्तों पर ज्यादा बात कर रहे हैं, बनिस्बत इसके कि क्रोएशिया भी गए, हम कनाडा भी गए, हम साइप्रस भी गए हैं। तो ये 3 देशों की जो यात्रा रही ये काफ़ी कामयाब रही है। लेकिन अभी एक बड़ा फोकस जो है वो अमेरिका ने क्या किया, ट्रंप क्या बोलते हैं, ट्रंप के बयान क्या हैं, जैसी चीज़ों के इर्द गिर्द दिखाई पड़ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। रत्नाकर जी आपका धन्यवाद, ईशान त्यागी जी आपका धन्यवाद, अमृतांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।